कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम हमने लेक्चर 7 किया था, फिजिक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई थी आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड के लिए। आज हम आगे चलने वाले हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इसका टॉपिक डाल लीजिए, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल placed in an electric field, placed in an electric field। ये पहले हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल का हमने मोशन स्टडी करना है अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें। तो ये क्लास शुरू करने से पहले, ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ नॉर्मल जो बच्चे नए हैं वो चीज़ समझ लें कि कोई भी, अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, उसकी डायरेक्शन आपकी टूवर्ड्स राइट है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा हो, कोई भी चार्ज, या वो प्लस क्यू या माइनस क्यू, दो ही चार्ज हो सकते हैं। अगर तो प्लस क्यू चार्ज रखा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, चार्ज के ऊपर एक, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा उस चार्ज के ऊपर। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर वो नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर, वो लगेगा कहाँ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो सिंपल सी समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है। अगर वहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं कोई चार्ज रख दूं, या तो पॉजिटिव रखूंगा या नेगेटिव रखूंगा। अगर तो पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने वाला है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसी सेम फील्ड के अंदर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, बट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। बात समझ के, बस इतनी सी बात समझनी है और ज्यादा नहीं है। अब मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन के टाइप से कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एक चार्ज प्लेट है, ये मेरे पास एक चार्ज प्लेट है, राइट। पॉजिटिव 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 चार्ज है ये, और यहां पर मेरे पास एक और प्लेट है, चार्ज प्लेट। ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, राइट। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इज इट क्लियर। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसे भी बना लीजिए इसको, ये हो गई चार्ज प्लेट, ठीक है। अब होगा क्या, इसकी लेंथ है, मान लीजिए L है, L लेंथ है इसकी, ओके। अब देखिए सबसे पहले, अब यहां पर ये चार्ज है पॉजिटिव, ये प्लेट पे चार्ज है नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर डायरेक्शन है टूवर्ड्स दिस। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, बात समझ गए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस जगह पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है और उसका मास है m, बात समझ गए। वो इनिशियल वेलोसिटी से यहां मूव कर रहा था, ठीक है, v0 वेलोसिटी से टूवर्ड्स x वो मूव कर रहा है, x की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गई x की, एनी डाउट। और होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑब्वियसली बात है, ये प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेट है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट अट्रैक्ट करेगी इस इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स इटसेल्फ, एक फोर्स लगाएगी। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही प्लस क्यू जाएगा, बात समझ गए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज,
तो इलेक्ट्रॉन जाएगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर y की डायरेक्शन में एक फोर्स लगने वाला है। किसकी डायरेक्शन में? y की डायरेक्शन में, मतलब y, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब y की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगने वाला है टूवर्ड्स y, या फिर बोल दो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के तो अपोजिट लगता है फोर्स। तो यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाला है और वो फोर्स है, आपको पता ही है फोर्स, यहां पर भी समझा दूं पहले। अगर यहां इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इक्वल होता है QE के। किसके इक्वल होता है? QE के। बात समझ गए? दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, अगर चाहे वो इधर लगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगेगा QE के इक्वल। बात समझ गए? यहां पर भी फोर्स लग रहा है तो फोर्स QE के इक्वल है। Q क्या क्या है? यहां पर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है। QE मतलब क्या लिखूं इसको मैं? EE। तो पहले मैं QE लिख दूं और फिर इजिकल्स टू EE भी आपको मैं लिख के बता सकता हूं। यही लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो फोर्स जो यहां लगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो लगा क्या? QE। और आपको पता है यहां पर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है तो EE लगा, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लगा, फील्ड नीचे को और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और वैसे भी आपको पता चल रहा है कि ऑब्वियसली ये क्या करने वाला है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का ये होगा, ठीक है। ये मोशन होगा बिकॉज पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है उस इलेक्ट्रॉन को। बात समझ गए? और ये हमारी है एक्स एक्सिस, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड y। ये डिफ्लेक्शन है कि कितना डिफ्लेक्ट किया इस इलेक्ट्रॉन ने अपने इनिशियल पाथ से। बात समझ गए? कि अपने इनिशियल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट किया। और इस L को हटा देते हैं, इसको हम x मानते हैं क्योंकि ये टोटल जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। इसको x मानते हैं, ये टोटल डिस्टेंस हमारी है x, तो मैं इसको लेट कर रहा हूँ, ये है x, ठीक है। L नहीं करते, x कर लेते हैं। और यहाँ जो डिफ्लेक्शन जितना हुआ वो है y। बात समझ गए? अब इनिशियल शुरू में क्या था, जो मोशन था इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो है v0 टूवर्ड्स द x डायरेक्शन। जब ये x की डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उस समय y की डायरेक्शन इसके पास नहीं थी, y की डायरेक्शन थोड़ी देर बाद आई इसके पास। इसका मतलब शुरू में जो y के पास, मतलब अगर मैं स्पीड पूछूं तो y के केस में क्या होगी, y की डायरेक्शन में 0 होगी शुरू में। बात समझ गए? अब एक काम करते हैं, अगर इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है तो मैं बोल दूं कि फोर्स ऑफ y, मतलब y की डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है तो Fy बोल दिया। अब Ay एक्सेलरेशन निकालेंगे तो F/m होता है। F कितना है? EE और बाय m। तो ये फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स, कहां? टूवर्ड्स दिस साइड, y की डायरेक्शन में। बात समझ गए? अब क्या होगा, इसको दो कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करिए, ठीक है। अब सबसे पहले, और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स x भी लिख लो अगर लिखना चाह रहे हैं तो। x की तरफ तो एक्सेलरेट होगा ही नहीं, ये तो सीधा यहां से घूम गया y की तरफ, तो x की तरफ तो हुआ ही नहीं, मतलब सीधा तो जा ही नहीं रहा, एक्सेलरेट यहीं से घूम गया कहां, y की तरफ। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में अब इसका एक्सेलरेशन नहीं होने वाला। बात समझ गए? अब एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो पहले, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं, दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले x और y, ठीक है। ये है x और ये है y। अब शुरू करते हैं। शुरू में x की तरफ जो स्पीड थी वो क्या थी? वो थी v0, ux बोल देते हैं इसको, ठीक है। और y की तरफ स्टार्टिंग में जब शुरू में एक्सेलरेट हो रहा था तो बिल्कुल नहीं थी, मतलब थी 0, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दोनों बॉडीज, लेकिन x की तरफ तो एक्सेलरेशन इसका हो गया क्या, 0 हो गया। बट ये y की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, जो कि EE के इक्वल है, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जो कि EE/m के इक्वल है। तो यहां पर y की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो EE/m के इक्वल है। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात समझना यहां से, दोनों ही केसेस में जब इसने यहां से यहां तक मूव कर लिया, मान लो यहां तक मूव कर लिया, तो टाइम t लगा भाई, y को डिफ्लेक्ट होने में भी टाइम t लगा और x को भी
मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टाइम है वो t है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी टाइम t ही है। इसका मतलब ये दोनों एक ही जगह पर हैं, इसका मतलब डिफ्लेक्शन होने में भी t लगा उसको, ठीक है। टाइम की बात बता रहा हूँ। तो अब सबसे पहली बात डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस एस एक्स और एस वाई, ये है एस एक्स डिस्टेंस, ठीक है, और ये है एस वाई, ये हो गई डिस्टेंस टुवर्ड्स एक्स और वाई। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये वाई वाली डिस्टेंस है टुवर्ड्स वाई और ये एस एक्स डिस्टेंस है। टाइम दोनों को इक्वल लगा होगा, टाइम चेक करो, टाइम दोनों को इक्वल लगा, इसको भी टाइम टी और इसको भी टाइम टी लगा। टाइम का फॉर्मूला, अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकालो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या निकलेगा, एस क्या है यहाँ पर, एस क्या है चेक करो, एस तो हो गई एक्स डिस्टेंस, ठीक है, तो एस एक्स को एक्स बोल दो, ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू, तो एस एक्स लिख दो चाहे एस लिख दो, ठीक है। यू टी, शुरू में नीचे वेलोसिटी क्या थी इसकी, वी नॉट थी, तो वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो इसका क्या है, जीरो है, तो ये पार्ट तो हो गया जीरो। इसका मतलब यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी, x इज इक्वल टू वी नॉट टी, और टाइम का फॉर्मूला आ गया क्या, x बाई वी नॉट। टाइम का फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ से, x बाई वी नॉट एक्स वाले से। अब जितना टाइम यहां से x वाली डिस्टेंस पे लगा, सेम टाइम तो इसको यहां डिफ्लेक्शन होने में लगा, भाई सेम टाइम ही तो है। इसका मतलब इसका टाइम और इसका टाइम दोनों है सेम। अब यहां से क्या करें, यहां पर भी वही इक्वेशन लगाएं, कौन सी, एस इजकस टू एस वाई इजकस टू यू टी, मतलब यू वाई लगाना पड़ेगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए वाई टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहां पर, समझ गए। अब एस वाई क्या है, ये एस एक्स है, ठीक है, ये यू एक्स है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, कंफ्यूज नहीं होना, ये एस एक्स लिख लेना और ये यू एक्स लिख लेना, वो एस वाई यू वाई है। अब यहां पर डिस्टेंस वाई के रिस्पेक्ट में कितनी है, भाई वाई की तरफ तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ, उसका वाई हुआ ना, तो इसको लिख दो वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू वाई कितना है, यू वाई स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो ये पार्ट हो गया जीरो। एक्चुअल में याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आप डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअल में फाइंड वाई निकल रहे हैं वहां से, तो फाइंड डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं आप, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब आप y निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और उसके बाद आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी निकाल रहे हैं, वो भी पूछा हुआ इस क्वेश्चन में, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये दो चीजें निकाल रहे हैं। तो अभी सबसे पहले यहां से, अब मैं पहले निकाल रहा हूं फाइंड डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन y की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है, वो भी निकल जाएगी। अब हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए वाई, हाफ की जगह लगाइए हाफ इनटू, अब ए वाई कितना है, ए वाई है मेरे पास एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वाई, ई ई बाई एम, तो लगा दूं इसको ई ई बाई एम, ई ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो लगा दो टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है एक्स बाई वी नॉट। तो यहां पर पुटअप करो जरा, y इज इक्वल टू क्या बचा, हाफ ई ई बाई एम, और t की वैल्यू क्या है x बाई वी नॉट, तो लगा दूं एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ये आ चुका मेरे पास क्या, डिफ्लेक्शन, जो y की वैल्यू है, ये वाला, ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। फाइंड डिफ्लेक्शन, तो y की वैल्यू मैं डिफ्लेक्शन निकाल चुका हूं, कितनी आई है, y इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं साफ साफ, तो ये आ गई y इज इक्वल टू हाफ ई ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ गई इसकी डिफ्लेक्शन की। अब मुझे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब थीटा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, तो इस पॉइंट पे अगर ये एंगल मेरा थीटा है, डिफ्लेक्शन ही तो है ये भी, ठीक है, और ये है वी एक्स, और इसको मैं बोल दूं वी वाई, भाई वेलोसिटी टुवर्ड्स एक्स और ये टुवर्ड्स वाई, ठीक है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो थोड़ा समझ में आएगा आपको, क्या ये इस तरह का नहीं है, अगर ये बाहर आएगा तो मैं बोल दूं इस तरह से,
ये वी वाई है, ठीक है, ये वी एक्स, और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, यही है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। अगर ये वी एक्स है, अगर ये वी वाई है, मान लो इतना वी वाई है, तो ये भी क्या होगा, ये भी वी वाई होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है। इसमें टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, वी वाई अपॉन बेस कितना है, वी एक्स है, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू निकालो पहले, तभी तो काम बनेगा। वी वाई की वैल्यू मेरे पास है नहीं, अब वहां पर मेरी जगह नहीं है, ठीक है। उसी का ही राइट हैंड वाला पोर्शन जो है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पे थोड़ा वी वाई की वैल्यू बस निकालनी है, तो यहाँ पर एक्स की तो अब जरूरत है नहीं है, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं। मान लो ये एक्स वाला था और ये वाई वाला है, ठीक है। अब वी वाई, वी इसका यू प्लस ए टी होता है, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी आएगा वी वाई का वैल्यू निकालने के लिए। अब वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई चेक करो, यू वाई है 0 प्लस ए टी ए वाई हमें पता है ई बाई एम, ये ए वाई है, इंटू टी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, एक्स बाई वी नॉट है। चेक करो वहाँ से टी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, एक्स बाई वी नॉट। अब ये वी वाई की जो वैल्यू मेरे पास आ गई ई बाई एम इंटू एक्स बाई वी नॉट, ये वैल्यू आप यहाँ लगाओ जरा, ठीक है। यहाँ वैल्यू लगाओ वी वाई की, तो ये आ गई ई अपॉन एम एक्स बाई वी नॉट अपॉन में वी एक्स है। तो वी एक्स की वैल्यू क्या है, वी एक्स की वैल्यू चेक करो जरा, वी एक्स मतलब अपॉन वी एक्स है ना, तो वी एक्स की वैल्यू आप ऐसे लिख लो पहले वी एक्स, ठीक है। और एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग में एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो स्टार्टिंग में कितनी है, क्या वी नॉट नहीं है। तो मैं इस वी एक्स को रिप्लेस कर देता हूं वी नॉट से यहीं पर ही, ठीक है। तो मैंने कर दिया यहाँ पर वी नॉट से रिप्लेस। अब जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल वैल्यू आने वाली है टेन थीटा इज इक्वल टू कितनी आएगी, ई बाई एम एक्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर, एक्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर। दिस इज दैट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विच इज कॉल्ड टेन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया टेन थीटा, तो ये मैंने निकाला और यहाँ पर ये वैल्यू निकाली, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको ये, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब इसका आप ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। यहाँ से एक चीज जरूर याद रखिएगा, ई एम बाई का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आता है वो भी बोर्ड्स में। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब आप डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू चेक करो, ई बाई एम, और सब कुछ कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, वी नॉट ये हटाओ, ई बाई एम का जो रेशियो है ना ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जो वाई है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम के है। जितना चार्ज ज्यादा होगा तो भाई उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा ना, उतना ज्यादा ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा डिफ्लेक्ट उतना ज्यादा होगा, और जितना मास कम होगा उसी पार्टिकल का, जरूर नहीं इलेक्ट्रॉन हो, कोई और भी हो सकता है, तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। क्यों, हल्का होगा तो ज्यादा उधर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी के पे एक क्वेश्चन है इसके बेस्ड पे, इसी के बेस्ड पे। तो वो क्वेश्चन करते हैं पहले, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले वो समझ लो उसको, इसी के बेस्ड पे है। क्वेश्चन है अनसॉल्व में होगा एनसीईआरटी में, कि मानो आपके पास क्या है, यहां पर प्लेट है आपके पास, ठीक है। यहां पर प्लेट है इस तरह से, और यहां पर एक प्लेट है सिमिलर ये, और यहां पर ये, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, यहां से तीन पार्टिकल है मेरे पास। एक पार्टिकल ये है 1, दूसरा पार्टिकल ये 2, और तीसरा पार्टिकल ये हो गया 3, ठीक है। और ऑब्वियसली यहां पर दे रखा है, कोई एक चीज और दे रखी है,
ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, अब यहां समझिएगा, यहां ये पूछा है, वहां पर डिफ्लेक्शन तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, E/m। अब यहां पर आपसे ये पूछा है कि किसका E/m का रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर दिख ही रहा है हमें, यहां पहले केस में क्या है, डिफ्लेक्शन। पहले ऐसे कर लेते हैं, पहले का डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव है तो पहला वाला पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वाले का डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जो तीसरा पार्टिकल है उसका जो डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज है। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होने की वजह से इसका E/m का रेशियो ज्यादा होगा। किसका? थर्ड वाले का। ये जो थर्ड है इसका E/m का जो रेशियो है, E/m रेशियो ऑफ थर्ड पार्टिकल, वो क्या है, हाईएस्ट है। तो जितना ज्यादा उसका E/m का रेशियो होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ पूछा ही नहीं, मतलब आपको शायद ग्राफ दे रखा है और E/m का रेशियो पूछा किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उसी का ही E/m का रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि अब हमने ये पढ़ा, बिकॉज डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q और डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो ये याद रखेंगे तो हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जरूर नहीं E/m का रेशियो, Q/m, चार्ज कोई भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तब मैं E/m बोल रहा हूँ, नहीं तो ये इसको Q/m अगर आप लिखें तो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, रेशियो Q/m का रेशियो थर्ड पार्टिकल का हाईएस्ट था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो E/m भी चलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल आपका कौन सा है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये समझिएगा कि ये सब रिमूव करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, सिंपल है। अब थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या मिलेगा आपको, मान लो थर्ड था तो थर्ड ही कर देते हैं। उसमें है क्या, उसमें ये है कि मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर भी एक प्लेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्मली जो होती है। ठीक है, यहां एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, मास है m। वो इस वेलोसिटी v0 वेलोसिटी के साथ यहां x डायरेक्शन मूव कर रहा था। हुआ क्या, हुआ ये, मान लो ये x है, हुआ क्या, या l मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, चलो इसको इस बारी l मान लो। ठीक है, इसने क्या किया, मूव कर दिया टुवर्ड्स नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में मूव तो किया, एक्सेलरेट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तभी ये इधर मूव कर रहा है, लेकिन नेगेटिव प्लेट से वो गिरा लेगी। अगर इसकी वेलोसिटी कम हुई ना, मान लो बहुत धीरे हुआ, तो इसको ट्रैक करके यहाँ चिपका देगी। अगर थोड़ी सी और तेज हुई तो यहाँ चिपका देगी, अगर उससे तेज हुई तो यहाँ पर। इसका मतलब नहीं, हमें वो मिनिमम स्पीड v0 की बतानी है ताकि ये जस्ट क्रॉस कर जाए इस प्लेट को। क्या कर जाए, जस्ट इस प्लेट को क्रॉस कर जाए, मतलब ये कुछ इस तरह से क्रॉस कर जाए इस प्लेट को। ठीक है, हमें ऐसी मिनिमम स्पीड बतानी है ताकि ये जस्ट क्रॉस कर जाए। बात समझ गए, मतलब यहीं से बना लो ऐसे ऐसे, ताकि जस्ट क्रॉस कर जाए इसको। इज इट क्लियर? अब समझिएगा, ये डिस्टेंस मान लो पूरी d है। ये डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की d है। एग्जाम्पल ले लो कि ये d/2 है। ये कितना है, जहां पर चार्ज रखा हुआ है वो बिल्कुल आधे में है, ऐसा भी चेंज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, d/2। ठीक है, अब समझिएगा, अब जब इसको जस्ट ये क्रॉस करेगा, ठीक है, तो ये है y, ये क्या है y। ठीक है, x और y कंपोनेंट में फिर से इसको ब्रेक करिए। क्या करिए, x और y कंपोनेंट में दोबारा से ब्रेक करिए। अब समझिएगा, अब एक्सेलरेशन इसका देखिएगा,
एक्सेलरेशन टुवर्ड्स, अब क्या आने वाला है भाई, ए एक्स पहले क्या था, पहला जो केस किया था ए वाई, अगेन ये ए वाई की डायरेक्शन में, एक्स 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 की डायरेक्शन में तो है नहीं, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाला है, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगने वाला है। ये पार्टिकल क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पार्टिकल जब होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे थी, याद करो, तो पॉजिटिव क्यू पर फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता था जो कि क्यू ई था। अगर नेगेटिव होता तो इन द अपोजिट डायरेक्शन का फील्ड लगता। तो ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लग रहा है। मैं इधर बोल दूं ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ वाई बोल दूं, वाई की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई। तो ई यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्यू ई बोल दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता तो अपोजिट डायरेक्शन जाता, क्यू ई फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है दोबारा से, कितना आ रहा है, फोर्स अपॉन एम, तो फोर्स कितना है क्यू ई बाई एम, ये वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। शुरू में वो बाद की बातें पढ़ेंगे, अभी एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, अगेन वही बात, जीरो, ठीक है। इतनी कहानी समझ गए, फोर्स आपको यहां से मैंने बता ही दिया। तो ए होता है एफ बाई एम, तो एफ आ गया क्यू ई बाई एम, ये बात समझ के अब करते हैं दो कंपोनेंट्स में फिर से ब्रेक करो इसको, दो कंपोनेंट्स में फिर से ब्रेक करो, एक एक्स और एक वाई। शुरू में एक्स की तरफ इसकी जो वेलोसिटी थी, एक्स की तरफ कितनी है, वी नॉट है, तो लिख दो वी नॉट है। शुरू में वाई की तरफ जो इसकी वेलोसिटी है वो तो है भाई जीरो, वाई की तरफ तो मूव ही नहीं कर रहा शुरू में, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्स की तरफ है जीरो, बिकॉज अब ये वाई की तरफ मूव करना लग गया, एक्सेलरेट होने लगा, वाई की तरफ नहीं। अब वाई की तरफ एक्सेलरेशन आपको पता चल गया ई बाई एम, लेकिन यहाँ पर क्यू है तो क्यू ई बाई एम हो गया। चलो ये भी कहानी सही में आ गई। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस ये एक्स डायरेक्शन में है ना, तो एस एक्स जो डिस्टेंस है वो जस्ट एल से ज़्यादा होनी चाहिए भाई। अगर एल से ज़्यादा नहीं हुई है डिस्टेंस एस एक्स, मान लो इसने जो कवर किए एस एक्स उससे ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, एल से। अगर एल से कम हुई तो फिर तो यहीं रह जाएगा ये, समझ गए। चलो ये बात समझ गए। अब एस वाई किसके इक्वल है, वो वाई के इक्वल है, ये बात समझते हैं। और एस एक्स किसके इक्वल है, एक्स के, क्या लिख दो। अब दोनों में जो टाइम लगा टी दोनों में ही, इस बार टी यहाँ से नहीं यहाँ से निकालो, एस का फॉर्मूला क्या लगाओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई लिख दो, यू वाई और ए वाई सब कुछ वाई के रिस्पेक्ट में आएगा। एस वाई कितना है, वाई ही है, लिख दो वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है, शुरू में जीरो है तो ये पार्ट जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जानते हैं कितना है वाई की, उसमें क्यू ई बाई एम है, तो लगा दो क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब ये पार्ट क्या हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, या t निकालना है पहले, तो t निकालते हैं, ठीक है। क्या निकाले, t निकाले। एक चीज़ और समझिएगा, ये जो y है क्या ये d/2 नहीं है, ये d/2 है ना, तो y को भी d/2 लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो d/2 है तो y भी d/2 हुआ, तो मैं इसको d/2 कह सकता हूँ। ये आ गया d/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और ये 1/2, 2 से 2 कटा तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई रूट एम डी अपॉन क्यू ई, ये वैल्यू टाइम की आ गई, कहाँ से, यहाँ से आ गई, ठीक है। अब इस t की वैल्यू का यूज़ करेंगे इधर, ये y समझ लेना d/2 के इक्वल है, अगर वैसे y लिखते। अब क्या करें, अब एस एक्स जस्ट बड़ा होना चाहिए एल से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम बड़ा होना चाहिए एल से, इसका मतलब। अब स्पीड कितनी है उसकी, वी नॉट है, इनटू टाइम कितना है, टाइम तो देख ही लो, रूट एम डी अपॉन क्यू ई, ये बड़ा होना चाहिए एल से। तो वी नॉट की तो कहानी चल रही थी, वो बड़ा होना चाहिए कहाँ से, क्यू ई ऊपर एम डी नीचे, एल क्यू डी अपॉन किसके, अपॉन एम डी के, इससे बड़ा होना चाहिए वी नॉट।
क्या यही क्वेश्चन था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट दैट इट जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। तो क्वेश्चन इसका समझ गए क्या निकाला, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन समझ बोल दिया था कि मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू किसकी, ऑफ वी नॉट सच दैट इट क्रॉसेस द प्लेट। समझा तो मैंने दिया था, लिखवाया नहीं क्वेश्चन। सच दैट इट जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। तो इसका मतलब क्या है कि वी नॉट की जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे बड़ी होनी चाहिए ताकि ये इसको क्रॉस कर दे, नहीं तो यही गिर जाएगा ये। अगर इससे कम हुई, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा चलेगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो तो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा हो और क्रॉस कर जाएगा। तो इससे ज़्यादा ये आपकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। बात समझ गए। तो एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। और याद रखिएगा ये सब कुछ ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, जितने क्वेश्चन अभी तक करा रहा हूं ग्रेविटी फ्री स्पेस के हैं, ठीक है। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं आप यूज करेंगे ना तो पता है क्या होने वाला है, तो फिर mg फोर्स भी काम करना शुरू कर देगा, तो फिर ये कहानी थोड़ी बिगड़ जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी फ्री स्पेस है सारे क्वेश्चंस पे आज के, अभी फिलहाल अब तक आगे देखेंगे जैसा आएगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस की ये बात हो रही है सारी, ठीक है। नहीं तो इसको mg भी नीचे को लगना शुरू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर है ना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब करते हैं प्रॉपर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, ठीक है। जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल, उसकी एक दो चीजें याद होनी चाहिए। 11th स्टैंडर्ड का ही यहाँ पर थोड़ा सा काम रहेगा, नहीं तो याद कर लेना अभी। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ उसका, ठीक है। ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात है, अभी क्वेश्चन ग्रेविटी फ्री स्पेस का ही है मानो। तो यहाँ पर प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर हमने स्टडी करना है तो मान लो मेरे पास एक ये प्लेट है, ये है पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है, लाइक द सेम जो मैंने पहला किया वैसा ही। अब यह एक चीज समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल को, क्या है मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए वो यहाँ, और मैंने उसको थोड़ा और ऐसे बना देते हैं इस तरह से 37 डिग्री उसको मैंने फेंका इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, राइट। चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको क्या किया, फेंक दिया। और फाइनली हमें वो वेलोसिटी बतानी है, मिनिमम वेलोसिटी बतानी है कि ये जस्ट इसको प्लेट को टच कर जाए, अपर प्लेट को क्या कर जाए, ये टच कर जाए, मतलब कुछ इस तरह से। बात समझ गए, कुछ इस तरह से। कहने का मतलब है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है कि हम किस वेलोसिटी से फेंके ताकि इसको जस्ट प्लेट को टच कर जाए। इन दोनों प्लेट्स की इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स d है। अगर ये इसको टच करेगा तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, h मैक्स बोल दो इसको, और h मैक्स किसके इक्वल है, d के इक्वल है, ओके। अब मुझे एक चीज बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा है, पहले चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ u, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है, या मिनिमम बोल सकते हैं, सच दैट इट जस्ट टचेस द अपर प्लेट, सच दैट इट जस्ट टचेस द अपर प्लेट, जस्ट टचेस अपर प्लेट, ये जस्ट मिसेस द अपर प्लेट, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरा है क्वेश्चन यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्मूला सीखा है 11th क्लास में मैक्सिमम हाइट अचीव करने का प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। क्या फॉर्मूला था वो, h max इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
2 इंटू जी। लेकिन यहां आप ये पूछेंगे कि जी तो है ही नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जी का रोल क्या है। एक्चुअली जी का रोल एक प्ले कर रहा है। कौन प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्ले कर रही है जी का रोल। क्यों? अगर इसको आप चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे ऊपर को तो एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, समझ गए। अब नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? इस पार्टिकल का मास है m, चार्ज है इसके ऊपर q, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे मेरी बात? उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो लग रहा है QE, समझ गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर फेंकेंगे तो नीचे को फोर्स लगेगा, नीचे वाली प्लेट उसको फोर्स लगाएगी और उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि QE/m के इक्वल होगा। ये बात तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, बात समझ गए। अब देखिए अब क्या होने वाला है। अब ये है H मैक्स का फॉर्मूला। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, यहां G तो नहीं है, लेकिन G की तरह इलेक्ट्रिक फोर्स बिहेव कर रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो ये जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां देखिएगा G की तरह ही, क्यों G कहां लगता है? G भी तो डाउनवर्ड लगता है। अगर G यहां रोल प्ले करता, बट यहां ग्रेविटी फ्री स्पेस, अगर G रोल प्ले करता तो mg का भी रोल आ जाता इसके अंदर, F इज टू mg आ जाता। अगर ग्रेविटी रोल प्ले करती, अभी ग्रेविटी रोल प्ले नहीं कर रही तो F इज टू mg तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स बना रही है जो कि एक्सेलरेशन इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है QE/m, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ग्रेविटी एक्चुअल में यहां पर G इफेक्टिव कर दीजिए, तो ग्रेविटी की जैसी कोई चीज है यहां पर G इफेक्टिव। अब लगाइए फॉर्मूला, H मैक्स इज इक्वल टू U स्क्वायर हमें निकालना है इनटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कितना लगाऊं? 37 डिग्री अपॉन कितना है? 2 इंटू जी इफेक्टिव। तो 2 इंटू जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है मेरे पास? यही जी इफेक्टिव है, ये वाला पार्ट जी इफेक्टिव है। तो QE/m आ गया। चलो ये कहानी समझ में आ गई। साइन 37 आपने पढ़ा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, तो यहां पर ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। तो किसकी वैल्यू चाहिए? साइन 37 की। तो साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 5, तो आ गई वैल्यू। यहां लगा दो। H मैक्स किसके इक्वल है? D के इक्वल है। तो यहां लिख दूं मैं, यहां पर D इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, मतलब ये तो वेलोसिटी बता नहीं है, साइन स्क्वायर, साइन 37 की वैल्यू 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर कर दो, होल अपॉन क्या आएगा? 2 इंटू क्या आ गया? QE/m आ गया, ठीक है, 2 इंटू QE/m आ गया। तो ये वैल्यू लगा दो, 2 इंटू QE/m। बट आपको निकालना क्या है फाइनली? हमें चाहिए क्या फाइनली? हमें चाहिए यहां से H मैक्स, सॉरी U चाहिए ना, U, तो U स्क्वायर निकाल लो यहां से। अब क्या निकलेगी यहां पर वैल्यू U स्क्वायर की? यहां लिख देते हैं U स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां गया 2D QE, ठीक है, 2D तो यहां आ गया और QE/m, और ये आ गया 5/3 का होल स्क्वायर। ये अपोजिट हो गया, चेक करो क्या सही किया। 2QED, हाँ DQE बात एक ही है, अपॉन m आ गया और ये 5/3 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहां से अब क्या निकला? U की वैल्यू निकली, यहां रूट आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 5/3 आ गया बाहर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा? 5/3 तो आ गया बाहर, ब्रैकेट में बचा 2QED, लिख लेते हैं इसको इस तरह से, QED/m। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है जिससे आप फेंकेंगे तो आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड हो जाएगी। बात आई समझ में? दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द U सच दैट इट जस्ट टचेस द अपर प्लेट। तो ऑब्वियसली H मैक्सिमम D के इक्वल था, ये 11th क्लास का फॉर्मूला था। यहां पर ग्रेविटी रोल प्ले नहीं कर रही, ग्रेविटी रोल प्ले करती तो mg का रोल भी आ जाता, बट एक्चुअल में क्या है, यहां पर ग्रेविटी की तरह एक फोर्स काम कर रहा है जो कि F इज टू QE इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है,
तो पॉजिटिव चार्ज है ये, पहली बात तो यही, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब क्या हुआ, जैसे ही फोर्स लगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोल प्ले करती है, इसलिए जी इफेक्टिव बोल दिया उसको, ठीक है। अब क्या होता, अब हमने एच मैक्स का फॉर्मूला लगाया, वहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी इफेक्टिव, ये फॉर्मूला याद कर लेना। यहां से यू स्क्वायर की जो वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास आंसर आ गया, बात समझ गए। और एक चीज, अगर यहाँ पर ग्रेविटी भी रोल प्ले करती तो यहाँ पर जी इफेक्टिव में प्लस जी यहाँ आ जाता, मतलब क्यू ई अपॉन एम प्लस जी, जो ग्रेविटी की वजह से लगता है एम जी जो फॉर्मूला है, मतलब अभी उसका हमें काम है नहीं है, ठीक है, उस ग्रेविटी का रोल यहाँ प्ले नहीं है, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन इस तरह से है, अभी भी ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, जब ग्रेविटी आएगी बता दूंगा आपको मैं। यहाँ क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन है केवल, पता नहीं 3rd है 4th है। यहाँ पर भी सेम है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। हुआ क्या, यहाँ पर एक बॉब टंगा हुआ है, क्या है, बॉब या कि बॉल मान लो, ठीक है। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, आप इसको किस मिनिमम वेलोसिटी से फेंकेंगे ताकि ये सर्कुलर राउंड ले ले। कौन सा राउंड ले ले, सर्कुलर राउंड ले ले, ठीक है, पूरी तरह से गोल गोल घूम के ऐसे आ जाए। कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसको दें, इसको फेंकना है ना वैसे, तो वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे ताकि ये पूरा सर्कुलर राउंड ले ले। तो याद करिए 11th का कॉन्सेप्ट दोबारा से, अगर आपको सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था, अगर आपको इसको इस तरह से फेंकना है तो आपको यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इस जगह पे होनी चाहिए कितनी, √5g और r, ठीक है। और इस जगह पे यहां पर भी होनी चाहिए, वो भी एक कितनी होनी चाहिए, √gr। भूल गए हो तो याद कर लो। अगर आप इसको, इस बॉल को गोल गोल घुमाना है ताकि सर्कुलर राउंड ले ले, तो इस जगह पे स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो होनी चाहिए √5gr कम से कम, ठीक है, और मिनिमम है ये कम से कम। और यहां पर कितनी होनी चाहिए, √gr होनी चाहिए, बात समझ के। लेकिन ये तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अगेन वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड रोल प्ले करेगी किसका, ग्रेविटी का। अब ये जो पार्टिकल है इसका मास है m, इसका चार्ज है q, ठीक है, मास है m, चार्ज है q, बात समझ गए। अब क्या करें, अब इसके ऊपर एक लगने वाला है फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स लगने वाला है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स क्या है, F = QE, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है QE/m। क्या यही नहीं होगी जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का रोल प्ले इस बार भी दोबारा फिर हो रहा है। 5gr ना लिख के इसको 5g इफेक्टिव लिख दो, 5g इफेक्टिव इंटू r, बात आ रही समझ में, ये चीज क्लियर हुई। अब क्या है, और यहां पर कितनी होनी चाहिए, √gr, नहीं तो पता क्या जाएगा, यहां से अगर इतनी नई वेलोसिटी आपने मिनिमम दी तो यहां से जाके वापस आ जाएगा, या ऊपर जाएगा नीचे गिर जाएगा, अगर यहां पर नहीं मिली उसको √gr, आप समझ गए। तो ये सब कहानी है, तो सर्कुलर तभी होगा जब ये कंडीशंस अवेलेबल होंगी इसके पास। अब जी इफेक्टिव हमने निकाल लिया, तो मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, √5g इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, QE, तो पहले जी इफेक्टिव लिख देते हैं इंटू r है इसकी रेडियस, या ये मान लो r, ठीक है, ये r है। अब देखो तो क्या रहेगा, 5g इफेक्टिव कितना है, जी इफेक्टिव निकाल लिया QE/m, तो यहां आ गया QE/m इंटू r, ये आ गया भाई मिनिमम वेलोसिटी ये होनी चाहिए। अब अगर यहां ग्रेविटी दे रखी होती, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है,
इफ ग्रेविटी इज देयर, इफ ग्रेविटी इज देयर, दो कंडीशन हो गई, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ग्रेविटी रोल प्ले करेगी तो अब क्या करें, अब जी इफेक्टिव क्या रहेगा, एक अब क्या होगा, जो जी इफेक्टिव है वो एक तो ये लग रहा है फोर्स क्यू ई बाई एम, मतलब ए बाई जो एक्सेलरेशन है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटी का रोल प्ले कर रहा है, ग्रेविटी के टाइप का है, तो मैं कह सकता हूं उसमें क्यू ई बाई एम और प्लस में एक हमारी ग्रेविटी भी रोल प्ले कर रही है। ये हो गया इस बारी जी इफेक्टिव। बात समझ गए। इसके साथ साथ ग्रेविटी भी अगर आ गई, अब ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं, मैंने ग्रेविटी दे दी, अगर ग्रेविटी भी आ गई तो क्या होने वाला है, तो होने वाला यह है कि ग्रेविटी को ऐड करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यू मिनिमम अगर पूछे अब कैसे निकालेंगे, अगेन फॉर्मूला वही है, जी इफेक्टिव इनटू आर, ठीक है। अब क्या करें, यू मिनिमम निकल जाएगा, 5 इंटू जी इफेक्टिव की जगह लगाएंगे क्यू ई बाई एम प्लस जी इंटू आर, ये आ गया जी मिनिमम वेलोसिटी, ये होनी चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगा। इस बार प्लस जी भी आ गया ना, जी इफेक्टिव, ये पूरा जी इफेक्टिव है, यहां पर प्लस स्मॉल मतलब एम जी रोल प्ले नहीं कर रहा, मतलब स्मॉल जो जी है ग्रेविटी वो रोल प्ले नहीं कर रही थी इस यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, इसलिए प्लस जी कर दिया एक्सेलरेशन के साथ ऐड करके और जी इफेक्टिव की वैल्यू ले आए। बात समझे, क्लियर। चलिए आगे, सिंपल कहानी थी ये, तो दोबारा चेक कर लो। यहां पर मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए थी ताकि ये सर्कुलर राउंड ले ले, ठीक है। फाइंड यू मिनिमम सो दैट दिस बॉल मेक्स अ सर्कुलर राउंड। अगर क्वेश्चन लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे आपको पता चल गया। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, तो आपको यू मिनिमम बताना था यहाँ पर कितना है, तो हमें पता चल गया यू मिनिमम कितना है, कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए, अगर ग्रेविटी नहीं है तो इतना, अगर ग्रेविटी है तो इतना, ठीक है। मिटा देते हैं, अब इसको मिटा दूं, चलिए आगे, ओके मिटाते हैं। अब पेंडुलम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेविटी में बात करेंगे, अब ग्रेविटी फ्री नहीं रखेंगे, अब पेंडुलम की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब पेंडुलम में क्वेश्चन ये है मेरे पास, मान लो मेरे पास फिर से वही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मेरे पास पेंडुलम, ठीक है। यहां पर पेंडुलम बॉब है, बॉल है, कुछ बोल दो, उसका मास है m, चार्ज है q। अब क्या होगा, अब यहां पर क्वेश्चन ये है, एक रिलेशन पढ़ी होगी आपने इसके अंदर, अब यहां पर है क्या, दोबारा से कर लेते हैं इसको ऐसे। अब देखो मास है m, चार्ज है q, g इफेक्टिव इसका बताओ पहले तो। इसके t का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इंटरवल का, 2 पाई रूट l अपॉन जी इफेक्टिव लगा रहा हूं, अगर ग्रेविटी नहीं है तो। बात समझ के, जी इफेक्टिव ही रहेगा, अभी भी जी इफेक्टिव रहेगा, अगर नो ग्रेविटी है, यहां पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैं ये केस जो ले रहा हूं ये ग्रेविटी का ले रहा हूं, नो ग्रेविटी का नहीं, ग्रेविटी है यहां पर, ठीक है, ग्रेविटी है तो जी इफेक्टिव में चेंज आ जाएगा, और क्या है, जी भी रोल प्ले करना शुरू कर देगा फिर इसको स्वयं जी। अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में F टू क्यू ई, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्यू ई बाई एम। भाई ये कहानी तो हो गई पुरानी आपको, लेकिन यहां पर एक चीज और है, ये तो लग ही रहा है बट ग्रेविटी भी है यहां पर, तो अब जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा एक तो क्यू ई बाई एम जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, प्लस खुद की भी ग्रेविटी जो जी की वजह से है, जी इफेक्टिव दोबारा वही हो गया। अब क्या निकालना है, T इज इक्वल टू 2 पाई आ गया रूट L बाई जी इफेक्टिव, क्या इसकी जगह वैल्यू लगा दो सीधा, जी इफेक्टिव की जगह क्यू ई बाई एम, क्यू
E/m प्लस स्मॉल g। तो ये आ गया जब ग्रेविटी रोल प्ले कर रही थी। बात समझ में आई? ग्रेविटी रोल प्ले कर रही थी उस वक्त की कहानी है। तो ग्रेविटी इज देयर, तो ग्रेविटी है यहाँ पर। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो L/QE/m ये g हटा देते, ग्रेविटी का g हटा देते। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ होता है ओवर। मैंने सब चीजें बताने की कोशिश की हैं आपको। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी फ्री स्पेस में लिया, ग्रेविटी का स्पेस भी लिया। ग्रेविटी फ्री में क्या किया हमने, स्मॉल जी को हटा दिया। ग्रेविटी वाले में जिसमें ग्रेविटी थी उसके अंदर स्मॉल जी ऐड कर दिया जी इफेक्टिव के लिए, जो एक्सेलरेशन एक तो डाउनवर्ड लग रहा था हर पार्टिकल के ऊपर, और साथ में जी ऐड करना या ना ऐड करना वो ग्रेविटी या ग्रेविटी फ्री स्पेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ करते हैं ओवर, और पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।